हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी की जो बुक है संचयन का सेकंड चैप्टर स्मृति पढ़ेंगे। स्मृति चैप्टर जिसके लेखक है श्रीराम शर्मा। श्रीराम शर्मा ने खुद ने अपनी एक रोमांचकारी घटना का वर्णन आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। श्रीराम शर्मा ने बाल्यावस्था की इस घटना का वर्णन किया है। इस घटना को आप जब सुनेंगे तो सुनकर के आपके मन के अंदर एक कौतूहल हमेशा बना रहेगा, एक जिज्ञासा रहेगी कि यार आगे क्या होएगा, आगे क्या होगा। एक इसी तरह का कौतूहल और एक रोमांचकारी घटना है ये। इसको आप सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये कहानी स्मृति से मतलब होता है एक याद, एक जो हमारे जीवन में के अंदर जो घटित हो चुकी है, एक वो याद, वो घटना जो हमें हमेशा स्मृति में रहेगी, याद रहेगी। तो ये घटना सन 1908 की है और दिसंबर का अंत हो रहा था और जनवरी का प्रारंभ होने वाला था। भयंकर सर्दी थी। आपको पता है दिसंबर और जनवरी में कितनी सर्दी होती है। तो भयंकर सर्दी थी उस समय, कड़ाके की सर्दी उस समय पड़ रही थी, गलन थी, ठिठुरन थी। और ऐसे ठंडे वाले मौसम के अंदर लेखक श्रीराम शर्मा और उनके एक छोटे भाई, दोनों जने बाहर जाकर के जो जाड़ियाँ होती, जरबेरी के बेर, जाड़ियाँ जो होती जिस पे छोटे छोटे लाल बेर लगते हैं, आपने देखा होगा जाड़ियों पर छोटे छोटे से बेर लगते हैं। और ये बेर अक्सर कर दीपावली के आसपास सर्दी के मौसम में ही आते हैं। और उन बेरों को तोड़ते हैं तो हाथ में कांटे भी चुभते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर एक कौतूहल होता है तोड़ करके खाने का। तो उस समय बच्चों ने जरबेरी की बेर की जो जाड़ियाँ थी, उस जाड़ियों के पास जाकर उन बेरों को खाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो जाड़ियाँ थी उसको जूड़ना चालू किया। जूड़ना मतलब उसके ऊपर मारना डंडे से। उस डंडे से जब उन जाड़ियों पर मारा जाता है तो वो बेर क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। और नीचे गिरने के बाद धीरे धीरे से उसको अपने पास खिसका लिया जाता है और बेर खाए जाते हैं। और जो अपने हाथ से तोड़कर खाए गए बेर होते हैं बच्चों, वो और बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। तो यही लेखक का भी रहा होगा भाव कि क्यों ना मैं खुद तोड़ करके खाऊं। इसलिए वो और वो छोटा भाई जो है ऐसी सर्दी के मौसम में भी वो वहाँ पर गए और जरबेरी के बेर तोड़ करके वो खा रहे थे। तभी कोई व्यक्ति वहाँ से गुजरा और उसने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े भाई बुला रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है, लेखक श्रीराम शर्मा और छोटे भाई जो है दोनों बेर खा रहे थे और उनके बड़े भाई का बुलावा घर से आया। किसी ने आकर के, गांव वाला कोई व्यक्ति जो था उससे गुजरा, उसने बोला कि आपको आपके बड़े भाई जो है तुम्हें बुला रहे हैं। भाई जो है श्रीराम शर्मा बड़े थे, वो थोड़े घबरा गए कि बड़े भाई ने मुझे बुलाया है, इसका मतलब ज़रूर कोई न कोई ख़ास बात है। तो डर गए और उन्हें डर लगने लगा कि ज़रूर जो है भाई साहब आज डांटेंगे। शायद ये कारण रहा होगा कि हम यहाँ पर बेर तोड़ने आए हैं और बेर तोड़ रहे हैं और शायद भाई साहब आज हमें इस बात के लिए हमें ज़रूर डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। अब वो ये बात सोच करके खुद ही अपने अंदर सोचते रहे कि क्या कारण है, क्यों बुला रहे हैं, आज हमें मार पड़ेगी। ये सोच करके वो बड़े डरे हुए थे और वो डरते डरते उसी समय वहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो गए। वो डरते जा रहे थे और उनके अंदर डर था कि आज मेरी पिटाई रुई की तरह मेरी धुनाई होगी। जैसे रुई को धुना जाता है ऐसे मेरी धुनाई होगी। और सिर पर एक नंगी तलवार लटकी हुई उनको दिखाई दी कि आज तो बहुत भयंकर वाली पिटाई मेरी होने वाली है। अब और इस तरह से डरते डरते वो घर की तरफ पहुँचे और आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे जाते हुए डरते डरते वो घर के अंदर घुसे और घुस करके उनको लगा कि आज भाई साहब डांटेंगे। लेकिन भाई साहब ने जैसे ही अंदर घुसते ही उनसे कहा कि जाओ, ये चिट्ठियां हैं और इन चिट्ठियों को एक काम करो, मक्खनपुर डाक खाने में जाकर के डालो। बड़े भाई द्वारा चिट्ठियां डाक खाने में भिजवाना कि जाओ इन चिट्ठियों को डाक खाने में डाल करके आओ। मक्खनपुर में पोस्ट ऑफिस था और वहाँ जाने के लिए उनको कहा। दोनों भाई के अंदर जो भाव था कि डांट पड़ेगी, तो भाई साहब को इस तरह से शांत देख करके उनका मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो डांट से हम बच गए। और इस तरह से वो वहाँ से रवाना हो गए। वो जब वहाँ से जाने लगे तो जाते वक्त उनको याद आया कि साथ में एक डंडा होना चाहिए। वो डंडा उनके साथ हमेशा रहता था। जब वो बेर खाने गए जब भी उनके साथ डंडा था
और उस डंडे को लेकर के वो मक्खनपुर के लिए चल दी चिट्ठियाँ लेकर के। अब उन्होंने क्या किया, डंडा साथ में लिया, माँ ने उनको कुछ चने दे दिए, भुनवाने को दे दिए, वो वहाँ से रवाना हो गया। दोनों भाई ने अपना डंडा लिया और डंडा लेकर के वो घर से चल पड़े। चिट्ठियों को उन्होंने क्या किया, सिर में जो टोपी पहन रखी थी उस टोपी के अंदर उन चिट्ठियों को रख दिया। क्यों? क्योंकि कुर्ते के अंदर उनके कोई जेब नहीं थी, कोई पॉकेट नहीं थी, तो उन्होंने उसको उसके अंदर रख लिया। वह अपने साथ उस डंडे को लेकर के चले। अब उन्होंने क्या किया, ठंड ज़्यादा थी इसलिए उन्होंने एक धोती जो है अपने सिर पर बांधी, एक धोती उन्होंने कमर में बांधी और एक धोती उन्होंने खुद ने पहन रखी थी। और इस तरह से दूसरा भाई जो था, उस दूसरे भाई ने भी ऐसे ही धोती सिर पे बांधी और वो रवाना हो गया, और एक धोती के अंदर उसने चने बांध दिए थे। इस तरह से वो वहाँ से डंडा लेके रवाना हो गए। डंडा को वो सोचते थे कि डंडा हमारे पास है तो हम सुरक्षित हैं। क्यों वो ऐसा इसलिए सोचते थे, क्योंकि उस डंडा जो था, उस डंडे से वो कई बार आम तोड़ चुके थे। साथ में वो डंडा जो था, उस डंडे से वो कई बार सांप को मार चुके थे। नारायण वाहन के नाम से वो डंडा जाना जाता था। क्यों? क्योंकि उसी डंडे से सांप को मारा जाता था और वो सांप कहाँ पहुँचता था, नारायण के पास, इसलिए उसको नाम दे दिया गया था नारायण वाहन। तो इस तरह से वो उस डंडे को लेकर के बड़ी खुशी से हंसते हुए वो वहाँ से रवाना हुए, और इसलिए उसे डंडे का बहुत बड़ा सहारा लगा। दोनों उछलते कूदते हुए जा रहे थे और 4 फर्लांग की दूरी पार करते हुए ही वो कुएं तक पहुँच गए, जिसमें एक काला सांप रहता था। उनको पता नहीं था कि इसमें काला सांप है, लेकिन इन बच्चों की एक वानर टोली थी जो अक्सर कर ये मक्खनपुर गांव में जाते थे, और जब ये टोली वापस आती थी खेलते कूदते तो पत्थर खिसकाते हुए आते। रास्ते में एक कुआं पड़ता था, उस कुएं में इनकी हमेशा की आदत थी एक ढेला फेंकना, और एक ढेला ये फेंकते थे और उस कुएं में से, खाली कुआं था, उस कुएं में से एक आवाज़ आती थी। तो एक प्रतिध्वनि, जिसको अपन कहते हैं कि अपन चिल्लाते हैं तो लौट करके आवाज़ आती है, तो उस प्रतिध्वनि को सुनने के लिए ये हमेशा उसके अंदर एक ढेला फेंका करते थे, और ढेला फेंकने के बाद एक प्रतिध्वनि सुनाई देती थी। तो एक बार की बात है, सारे बच्चे स्कूल से जब लौट करके आ रहे थे तो एक ने उसमें ढेला फेंका, लेकिन अचानक एक ढेला जो है जिसके ऊपर अंदर एक सांप था, उस सांप पर पड़ा, और सांप पर जैसे ही ढेला पड़ा, सांप ने एक फुसकार मारी, और फुसकार मारते ही सब बच्चे डर गए और उन्हें लगा कि अरे इसके अंदर तो कुएं में सांप है। और उस सांप की फुसकार को सुनने के लिए इनका नियमित क्रम बन चुका था, और ये हमेशा स्कूल से आते और एक ढेला जो है उस कुएं में डालते, और सांप की फुसकार सुनना इनको बड़ा आनंद आता था। ये एक बच्चों का एक स्वभाव होता है कि कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए, उस चीज़ को बच्चे हमेशा ज़्यादा करते हैं, तो इनका भी एक स्वभाव था। तो ये इसी तरह से हमेशा ढेला फेंका करते थे। तो आज जब ये दोनों भाई मक्खनपुर जा रहे थे चिट्ठियाँ डाक खाने में डालने के लिए, तो कुआं वहाँ पर आया। उस कुएं में काला सांप रहता था। लेखक अपने स्कूल के साथियों के अनुसार ही जैसे ढेला फेंकते थे, ऐसे ही उनकी इच्छा हुई कि क्यों ना आज भी इसके अंदर एक ढेला फेंका जाए और सांप की फुसकार को सुनकर के आनंद लिया जाए। उसी आदत के अनुरूप उस मज़ा लेने के लिए उन्होंने ढेला उसके अंदर फेंका, और जैसे ही उन्होंने ढेला फेंका तो वो रोज़ की उनकी आदत थी, और उन्होंने ढेला फेंका और साथ में अपनी टोपी को ऐसे उन्होंने हाथ से ऊंचा किया, और वो भूल गए कि इस टोपी के अंदर तो चिट्ठियाँ रखी हुई है। तो उस ढेले को फेंकने के लिए उन्होंने जैसे ही एक हाथ से ढेला और एक हाथ से चिट्ठियों वाला टोपी वाला हाथ को उन्होंने ऊंचा किया, वो तीनों चिट्ठियाँ जो है कुएं में गिर गई। उस चिट्ठियों को पकड़ने के लिए उन्होंने उसको छलांग लगा करके पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो चिट्ठियाँ उनके हाथ में नहीं आई, और वो चिट्ठियाँ चक्कर खाती हुई तीनों उस कुएं में गिर गई। अब लेखक श्री राम शर्मा और उनके छोटे भाई दोनों भयंकर डर गए। अब क्या होगा, अब तो हमारी पिटाई होगी, अब क्या होगा, अब ज़रूर हमारी पिटाई होगी। और इस पिटने के ख्याल से उनके मन में तरह तरह की बातें आने लगी। एक मन तो किया कि बड़े भाई साहब को जाकर के सच बता दिया जाए कि चिट्ठियाँ कुएं में गिर चुकी है, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि सच बता जाए। दूसरी बार उनको लगा झूठ बोल देते हैं कि चिट्ठियाँ हम डाक खाने में डाल आए, लेकिन ऐसा भी कभी झूठ बोला नहीं था, आता नहीं था झूठ बोलना। अब क्या किया जाए, सच और झूठ की इस दुविधा में एक कश्मकश में वो पड़े हुए थे, और एक दुधारी नंगी तलवार उनके सिर पर लटक रही थी कि सच बोलें या झूठ बोलें। अगर सच बोलेंगे तो भी पिटेंगे, झूठ बोलेंगे तो भी पिटेंगे। अब उनका मन बड़ा घबराने लगा, व्यथित हो गया, अब क्या करें क्या ना करें।
छोटा भाई भी बड़ा घबरा रहा था, बड़ा भाई भी घबरा रहा था। क्या करें, दोनों अपनी अपनी एक प्लानिंग बनाने लगे, सोचने लगे। अब बड़े भाई ने कहा कि क्यों ना हम एक काम करते हैं कि अपने पास धोतियाँ हैं, अपने पास डंडा भी, अब इस डंडे से अपन कई बार सांप को मार चुके हैं, तो क्यों ना मैं डंडे के सहारे में इसके अंदर उतर जाता हूँ और चिट्ठियों को निकाल लेता हूँ। लेकिन डर था कि अंदर सांप है, सांप खाएगा, क्या करें। तो सांप से कैसे मुठभेड़ कैसे किया जाए, क्या किया जाए। उन्होंने क्या किया, अपनी धोतियाँ खोली और धोतियाँ खोल करके उनको अपने आप को नंगा होना पड़ा। दोनों ने अपनी अपनी धोती खोली, 2 धोती उन्होंने कसकर बांध रखी थी। दोनों को खोल के उन्होंने गांठ लगाई। 2 धोतियाँ जो उन्होंने अपने सर पे बांधी थी ठंड से ठिठुरने से बचने के लिए, उन 2 धोतियों को भी उन्होंने गांठ बंधा करके 4 धोतियाँ कर ली। और एक धोती ऐसी थी जिसमें उन्होंने चने बांधे थे कमर के अंदर, उस धोती को खोल करके बांध दिया। इस तरह से 5 धोतियाँ जो है कस कस करके बांध करके उसको उन्होंने रस्सी की तरह बना लिया। अब उसको कुएं के ऊपर, आपको पता है बच्चों, एक चरसपुर होता है। चरसपुर जिसको कहते हैं, वो एक व्हील होता है, पहिया, जो एक रिंग के सहारे टिका होता है। और उसके ऊपर क्या होता है, रस्सी बांधते हैं और रस्सी पानी के अंदर जाती है और फिर रस्सी को अपन खींचते हैं, तो पानी जो है उस व्हील के सहारे से खींच करके वो रस्सी आसानी से आती है और हम पानी आराम से भरते हैं। इस तरह से पहले हुआ करता था। तो वो एक चरसपुर था जो कि उसके ऊपर कुएं पर टिका हुआ था, जो एक लोहे की एंगल के सहारे से वो पहिया घूम रहा था। तो उन्होंने उस चरसपुर के ऊपर उस धोती को कस करके रस्सी की तरह कुएं में लटका दिया और एक सिरे अच्छी तरह से यूँ आटी लगा करके एक हिस्सा छोटे भाई को पकड़ाया बड़े भाई ने, और एक हिस्सा जो था उसके ऊपर डंडा लटका दिया। और डंडा लटकाने के बाद उस डंडे के सहारे से बड़े भाई ने सोचा मैं इसके अंदर उतर जाऊंगा, और छोटे भाई को आश्वस्त किया कि देख, मैं इसको तो अच्छी तरह से पकड़ करके रखना, मैं आसानी से, मैं धीरे से नीचे उतरूंगा और तू घबराना मत, मेरे पास डंडा है और इस डंडे से मैं सांप को मार दूंगा और मैं चिट्ठियाँ आसानी से निकलवा के लाऊंगा। छोटा भाई डरा हुआ था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसने उस एक सिरे को पकड़ा और एक सिरे के सहारे, डंडे के सहारे जो है बड़ा भाई धीरे धीरे करके नीचे उतरने लगा। आपको पता है कच्चा कुआं होता है, कुएं का व्यास बहुत कम होता है, घेरा उसका बहुत कम था और कच्चा भी था, इसलिए पैर जैसे जैसे जहाँ पर टिके वहीं पर से ही रेत नीचे खिर सकती थी, इसकी पूरी संभावना थी। ऊपर से उन्होंने देखा सांप एक तरफ था और कैसे चिट्ठियों को उठाना है उसके लिए पूरा उन्होंने अपने मन में विचार कर लिया था। वो अपने आप को बड़ा बहादुर समझ रहा था कि मैं इस डंडे से वार करके मैं इस चिट्ठियों को मैं कैसे भी करके उठा लूँगा। अब वो नीचे उतरने के लिए सोचने लगा। पहले तो दोनों भाई रोने लगे थे, कैसे क्या करेंगे, और भाई का डर था, मार का डर था। लेकिन बाद में जब उसके अंदर हिम्मत आई तो उसके आंसू वगैरह सब वहाँ से गायब हो गए और मजबूती से उसको डोरी रस्सी पकड़ा करके, धोती की वाली रस्सी पकड़ा करके वो नीचे उतरने के बारे में सोचा। अब अभी वह धरातल से 4-5 फुट ऊपर था कि उसने देखा कि सांप जो है वो फन फैलाए हुए बैठा हुआ है और वो लहरा रहा था। जैसे डंडा घूम रहा था, उस डंडे के सहारे सांप भी उसके साथ साथ घूम रहा था। लेखक बीचों बीच उतर रहा था, डंडा नीचे लटक रहा था। कुएं का धरातल अधिक चौड़ा नहीं था, इसलिए उसे मारने के लिए नीचे उतरना जरूरी था। उसने अपना पाँव सांप से कुछ ही फुट की दूरी पर उसको रखना पड़ा कि कैसे भी करके मैं थोड़ा सा दूरी बना करके उस सांप को मैं मार दूंगा। एकाएक उसने अपना पाँव कुएं की बगल पर टिका दिया। इससे मिट्टी जो थी, कुएं की मिट्टी नीचे गिरी। सांप ने फुफकार मारी, लेखक के पाँव दीवार से हट गए और थोड़ी ही देर में उसने अपने पाँव सांप के सामने धरातल पर टिका दिए। अब दोनों आमने सामने थे, एक तरफ सांप था, एक तरफ लेखक श्री राम शर्मा थे। वे एक दूसरे को देख रहे थे। इतनी खुली जगह नहीं थी कि डंडे को घुमाया जा सके। अब डंडा कैसे चलाया जाए, क्योंकि कुएं में घूमने के लिए डंडा के लिए जगह, स्पेस चाहिए, लेकिन इतनी जगह थी नहीं। उसने अपना पाँव सांप से कुछ ही फुट की दूरी पर उसको रखना पड़ा था। कैसे क्या करे, बस एक ही तरीका था कि सांप को कुचल डाला जाए, लेकिन ये बहुत खतरनाक था। अगर सांप उस डंडे से कुचलने में नहीं आया तो वो सीधा लेखक पर वार कर सकता था। क्या करे क्या ना करे, इतना टाइम न था क्योंकि तुरंत सांप वार कर सकता था। लेखक ने देखा कि चिट्ठियाँ जो है नीचे गिरी पड़ी है। उसने डंडे से चिट्ठियों को सरकाना शुरू कर दिया।
सांप ने अपना फन पीछे कर लिया, परंतु जैसे ही चिट्ठियाँ डंडा जो है चिट्ठियों के पास पहुंचा, वैसे ही सांप ने उस डंडे पर जोर से डंक मारा, जोर से उसके ऊपर डंक मारा। अगर शायद लेखक होता तो शायद सारा विष जो है लेखक के पैर पर उगल जाता, लेकिन डंडे की वजह से लेखक तो बच गए, लेकिन उसका विष जो है सारा डंडे पर निकल गया। डर के मारे लेखक के हाथ से जो डंडा था वो छूट गया, वो खुद भी उछल पड़े। उसने देखा कि डंडे पर सांप के डंक के 3-4 निशान थे। इस संघर्ष की आवाज़ सुनकर ऊपर खड़े भाई की चीख निकल गई। उसने सोचा कि लेखक का काम तमाम हो गया, कि अब तो लेखक का काम तमाम हो गया। उसको जैसे ही वो उछला और उसको देखा डंडे को हाथ से छूटा, ऐसे ही बड़े भाई के मुंह से चीख निकली। चीख की आवाज़ छोटे भाई ने ऊपर सुनी और छोटा भाई डर के मारे घबरा गया, और चीख को सुनकर के उसको लगा कि सांप ने बड़े भाई को काट खाया है। और छोटा भाई जो है वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगा। उसको लगा कि सांप ने बड़े भाई को खा लिया है। जब लेखक ने लिफाफा उठाने का प्रयास किया तो सांप ने फिर से वार किया। सांप का पिछला भाग लेखक के हाथों से छू गया। सांप की जो पूंछ थी वो लेखक के हाथों से छू गया। उसने देखा कि सांप जो था वो काफ़ी ठंडा था और डंडे के लेखक की ओर खिंच जाने से सांप का आसन बदल गया। इधर तो सांप दूसरी तरफ आ गया डंडा खींचने से, और लेखक का आसन बदल गया। तो उसने दूसरी तरफ की चिट्ठियों को भी उसने अपनी तरफ से उठा लिया। पहले अपनी तरफ से उठाया, फिर आसन बदलने के साथ ही उसने दूसरी तरफ की चिट्ठियों को भी उसने उठा लिया। लेखक ने तुरंत लिफाफे और पोस्ट कार्ड उसने चुन लिए और उन्हें धोती के छोर से उसने बांध दिया, और छोटे भाई ने उन्हें खींच लिया। पहले जब भाई छोटा रोने लगा तो उसने उसको आश्वस्त किया कि रो मत, मैं ठीक हूँ, और तब जाकर के छोटा भाई थोड़ा आश्वस्त हुआ। लेकिन बाद में चिट्ठियाँ उठाने के बाद उसको कहा कि तुम फटाफट धोती से चिट्ठियों को खींच लो। उसने खींच लिया, और उसके बाद चिट्ठियाँ खींचने के बाद अब लेखक का ऊपर चढ़ना तो बड़ा मुश्किल था। उतरना तो आसान था, चढ़ना बड़ा मुश्किल था। ये ऊंचाई 36 फुट थी। उस समय लेखक श्रीराम शर्मा की अवस्था सिर्फ 11 वर्ष की थी। इस चढ़ाई में उसकी छाती फूल गई और धोकनी बहुत तेज़ी से चलने लगी थी। और वो कैसे उस दीवार के सहारे और उसके धोती के सहारे मदद से कैसे उस कच्ची मिट्टी के सहारे वो ऊपर निकला। ऊपर पहुंचकर वो काफ़ी देर तक बेहाल पड़ा रहा, उदास पड़ा रहा। उसी समय जब वो ऊपर चढ़ रहा था तब एक व्यक्ति ने उसको ऊपर चढ़ते हुए उसने उसको देख लिया। तब दोनों भाई ने उस व्यक्ति को आश्वस्त किया कि तुम इस घटना को कभी किसी को बताना मत, और इस प्रकार से उसको आश्वस्त किया गया। लेखक ने 1915 ईस्वी में मैट्रिक पास करने के बाद ये घटना माँ को सुनाई। मतलब उस समय तो वो वहाँ से निकल गए और कुएं में निकल करके थोड़ी देर उसने सांस ली। सांस लेने के बाद वो वापस मक्खनपुर डाक खाने में गए और वहाँ जाकर के डाक खाने में चिट्ठियों को पोस्ट करके वो वहाँ से वापस से लौट करके आए। लेकिन घर आने के पश्चात भी उन्होंने इस घटना का जिक्र कभी माँ को और अपने भाई को कभी भी नहीं किया। दोनों भाइयों ने इस बात को छिपा लिया। लेकिन जब बड़ा भाई 1915 ईस्वी की बात है, जब मैट्रिक पास किया था, जब 10th पास किया था, उस समय उसने इस घटना को अपनी माँ को सुनाया। जैसे पक्षी अपने पंख के नीचे अपने बच्चे को छिपा लेती है, ऐसे ही ऐसा लगने लगा कि माँ भी मुझे इसी तरह से, माँ ने मतलब गोद में छिपा लिया उसको। और लेखक को वे दिन बहुत अच्छे लगते थे कि किस तरह से वो उस डंडे के सहारे सांप का शिकार उन्होंने कई बार किया था, और कैसे वो घटना थी जो कुएं के अंदर सांप से उसकी मुठभेड़ हुई। और वही एक डंडा था जो नारायण वाहन था, जिसके सहारे उन्होंने आम भी तोड़ के खा लिया करते थे, बेर भी तोड़ के खा लेते थे, और वो डंडा उनको उस समय गन का काम वो किया करती थी, जैसे कि वो उसकी सुरक्षा कवच हो और उसकी रक्षा वो कर सके। इस प्रकार लेखक श्रीराम शर्मा और छोटे भाई के द्वारा आसानी से सांप से मुठभेड़ और अपने आप को बचाते हुए चिट्ठियों को उन्होंने
निकाल लिया और चिट्ठियाँ पोस्ट करके आई। इस प्रकार की घटनाएं बाल्यावस्था में, ऐसी अविस्मरणीय घटनाएं कई होती है हमारे जीवन के अंदर जो हमें याद रहती है और वो स्मृति बन करके हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाती है। और कई बार हम इन घटनाओं को दूसरों को सुनाते हैं और हमें ये घटनाएं बड़े कौतूहल पैदा करती है और हमें बड़ी रोमांचकारी लगती है कि वास्तव में बचपन के क्या वो दिन हुआ करते थे जब हम इस प्रकार का आनंद उठाया करते थे और बार बार लौट करके इस प्रकार से बचपन के दिन वापस से नहीं आते हैं। तो ये एक घटना है डॉक्टर श्री राम शर्मा की स्मृति की जो हमेशा उनके जीवन में बनी रही। धन्यवाद बच्चों। बाकी क्वेश्चन हम बाद में आपको PDF के द्वारा भेज देंगे।